हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज हम अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले पिछला जो वीडियो हमने बनाया था बौद्ध धर्म के उदय और गौतम बुद्ध के विषय में, उसको हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक तरह से कही कि एलिगेशन लगाया है या कहा है कि बौद्ध धर्म जो है ये सबसे पुरातन एक तरह से धर्म है और यह वैदिक परंपराओं से भी पुराना है। ठीक है, मैं बिल्कुल मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सबसे पुराना नहीं है, या मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि वैदिक परंपराएं सबसे पुरानी है, लेकिन हमें एक आधार लेकर चलना पड़ता है और वो आधार हमारा जो भी सिलेबस हमारा चल रहा है एनसीईआरटी का, हम उस एनसीईआरटी के आधार पर ही हम अपने टॉपिक को या अपने विषय को हम व्यूअर्स के सामने रखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग फ्रांसीसी क्रांति भी कहते हैं। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरू करने के पीछे का जो उद्देश्य है उसमें ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा क्लास 9 से शुरू हो जाता है और यदि हम क्लास 9 के इतिहास को देखें तो उसका पहला ही चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति है। और यदि कंपटीशन के नज़रिए से देखें तो निश्चित रूप से लगभग अभी कोई भी छोटा से छोटा अगर एग्जाम होता है तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के फ्रेंच रेवोल्यूशन को निश्चित रूप से उसमें शामिल किया जाता है। जैसे जेटेट की परीक्षा हो या जेपीएससी की परीक्षा हो या एसएससी लेवल की कोई परीक्षा हो तो उसमें इसको शामिल किया ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो को। और उससे पहले एक बार मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर करें ताकि हमारा चैनल ज़्यादा ग्रोथ कर जाए। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। निश्चित रूप से अगर हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो यह विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, फ्रांसीसी क्रांति जो है, यह बहुत मायने रखता है। इतिहासकार राइकर ने कहा है कि आधुनिक वर्ल्ड में, आधुनिक विश्व में जो दो घटनाएं या दो क्रांतियां सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने पूरे विश्व को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, वो है फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। तो फ्रांसीसी, आप इसी से समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का महत्व आधुनिक विश्व के इतिहास में कितना इंपॉर्टेंट है या महत्व कितना ज्यादा है। तो हम इसके लिए हमको फ्रांस चलना होगा, वहां के तत्कालीन जो समय का जो इतिहास रहा है या वहाँ की जो घटनाएं रही है उनको हमको देखना पड़ेगा और ये समझना होगा कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, क्या उसके परिणाम हुए, उसका घटनाक्रम क्या रहा। हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पेरिस की गलियों से। जी हाँ, 14 जुलाई 1789 का दिन था और पेरिस की गलियों में सुबह सुबह ही अफरा तफरी का माहौल छाया हुआ था। लोग चारों तरफ से इकट्ठा हो रहे थे, भीड़ लग रही थी और लोगों में एक प्रकार का डर भी बना हुआ था। लोगों में यह अफवाह फैल गई थी कि जो शासक है, फ्रांस का जो राजा है, उन्होंने वर्साय में या कह लीजिए पेरिस में जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, उस भीड़ को तीतर बितर करने के लिए या उन पर गोलियां चलवाने के लिए, उनको मारने के लिए उन्होंने जर्मन और स्विस सैनिकों को बुलाया हुआ है। तो ऐसे में इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। इन लोगों को भी अपने बचाव के लिए इन्हें भी हथियार की जरूरत थी और ये इकट्ठा हुए पेरिस की सड़कों में। जब इकट्ठा हुए, पुरुष औरतें सभी इकट्ठा हुए और वे सीधा बास्तिल की तरफ चल पड़े। बास्तिल वह जगह था जो निरंकुश राजतंत्र का एक तरह से प्रतीक माना जाता था। बास्तिल जेल था जहां पर राजनीतिक कैदियों को राजा जेल में रखता था। तो वो अस्त्र शस्त्र की तलाश में वो सरकारी इमारतों में घुस रहे थे, सरकारी इमारतों में लूटपाट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था यदि हमें अपना बचाव करना है तो हम अपने बचाव के लिए हमारे पास जो इकलौता रास्ता है वो है अस्त्र शस्त्र हमें ढूंढना ही होगा। तो इसके लिए वे कहां गए, तो बास्तिल के जेल की तरफ बढ़े और 7,000 की संख्या में औरत, मर्द, बच्चे उस जेल की तरफ बढ़े और उन्होंने उस जेल में पहुंचकर उस बास्तिल के किले को तोड़ दिया, ढहा दिया, इस उम्मीद में कि शायद वहां से उसे अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। हालांकि
इस बास्तिल के किले को तोड़ने में उन्हें बहुत परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उस किले की रक्षा में मात्र 125 के आसपास जो है वहां पर उसके रक्षक थे, और उस वह जो बास्तिल का किला था उसके किलेदार का नाम डिलानी था, जो उस किले की रक्षा कर रहे थे। तो ऐसे में इन्हें बहुत अधिक परेशानी नहीं हुई, हल्की फुल्की एक तरह से कहिए कि नोकझोंक के बाद उस किले को तोड़ दिया गया। वहां पर 7 कैदी थे, उस समय 7 कैदी थे, वो सातों कैदी रिहा हो गए, उनको आजाद कर दिया गया। और जिस उम्मीद से वो गए थे कि वो उन्हें बहुत सारा गोला बारूद असला मिलेगा जिससे वो सामना करेंगे उस स्विस और जर्मन सैनिकों का, जो जिसको बुलाया गया था शासक के द्वारा, राजा के द्वारा, लुई 16वां के द्वारा, तो वहां बहुत ज्यादा नहीं मिला। और यही वजह है कि वहां लोगों की भीड़ को जो कुछ मिला हाथों में, उन सारी चीजों को लेकर एक स्मृति के रूप में लेकर चले गए। बहुतों ने बाजार में उसको बेच दिया, बहुतों ने इस दिलचस्पी के साथ उसे खरीद लिया कि यह भविष्य में बाद में एक स्मृति चिन्ह के रूप में याद रखा जाएगा। तो वह दिन था 14 जुलाई 1789, और इसे फ्रांस के आजादी का दिन माना जाता है, या फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अब सवाल था कि आखिर वह भीड़ पेरिस की सड़कों पर इकट्ठा क्यों हुई थी? क्यों यह अफवाह फैली कि राजा ने इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, इस भीड़ पर गोलियां चलवाने के लिए वे विदेशी सैनिकों को उन्होंने बुलवाया हुआ? क्या वजह था? तो इसके कारण को हम यदि देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के यदि हम कारणों की बात करेंगे, तो कोई भी क्रांति का कोई तत्कालिक कारण निश्चित रूप से होता है, लेकिन इसके बहुत व्यापक कारण भी होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर इस फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहला यदि हम कारणों को देखें तो उन कारणों में सबसे एक नंबर में हम रखते हैं राजनीतिक कारण को, फिर दूसरे नंबर पर आता है सामाजिक कारण, तीसरे नंबर पर हम रखते हैं आर्थिक कारण को, और चौथे नंबर पर बौद्धिक कारण को रखा जाएगा, जबकि 5वें नंबर पर हमने तात्कालिक कारण को रखा है। हम एक एक करके देखेंगे कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। एक नंबर में हमने लिखा है राजनीतिक कारण। निश्चित रूप से राजनीतिक कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति के उदय का या फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है। इसमें से हमने एक नंबर जो दिया है राजनीतिक कारण में, इसको भी हमने थोड़ा सा उसको बांटा है, जिसमें से राजतंत्रीय निरंकुशता को हमने एक नंबर में रखा है। निश्चित रूप से 1774 में लुई 15वें के मृत्यु के बाद लुई 16वां राजगद्दी पर बैठता है। जब वह राजगद्दी पर बैठता है तो उसकी उम्र महज 20 वर्ष होती है, और 20 वर्ष की अल्पायु में कह लीजिए, या कह लीजिए कि 20 वर्ष की उम्र में वह इतने बड़े फ्रांस का राजा बनता है, लेकिन उसे शासन का कोई अनुभव नहीं होता है। जब वो बैठता है वहां पर तो उसके पास चूंकि कोई राजनीतिक शिक्षा भी उसको नहीं मिली थी, और जो पहले से लुई 15वां की बात करें या लुई 14वां की बात करें, लुई 14वां तो उसने खुद को राज्य बताया है और उसने जो कहा उसको उसने कानून की संज्ञा दी है। उससे पहले यदि हम लुई 13वां की बात करें तो वो अपने आप को देवी देवता, या कह लीजिए कि वो अपने आप को देवी शासक के रूप में प्रतिस्थापित करके बैठा हुआ था, या कह लीजिए कि वो अपने आप को देवताओं का प्रतिनिधि ही समझता था। तो इस तरह से राजा की जो निरंकुशता थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। राजा का जो मनमानापन था वो समाज में बहुत ज्यादा लोगों के गुस्सा का कारण बन गया था। तो लुई 13वां भी जो था एक अयोग्य शासक था, या कह लीजिए कि निरंकुश शासक था। इसके अलावा लुई 15वां की बात करें या लुई 16वां को तो कारण ही माना जाता है फ्रांसीसी क्रांति के उत्पन्न होने या फ्रांसीसी क्रांति के होने का कारण ही लुई 16वां को माना जाता है। तो इस तरह से यदि हम पहला देखें तो राजतंत्रीय निरंकुशता थी, राजा मनमाना करते थे, उनको सारा अधिकार था कानून बनाने का, सजा देने का। अगर हम दूसरे नंबर पर रखते हैं तो भ्रष्ट शासन प्रणाली की बात हम करेंगे। भ्रष्ट शासन प्रणाली अगर हम कहते हैं तो इसके पीछे की जो वजह है कि फ्रांसीसी समाज में ऐसे लोग थे जो सरकार के एक तरह से कह लीजिए कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे, जो अभिजात और पादरी वर्ग के लोग थे, वो सरकार को टैक्स नहीं देते थे और वो सरकारी तंत्र का हिस्सा थे। तो इस तरह से जो शासन प्रणाली थी वह बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी थी। शासन में पारदर्शिता नहीं थी, राजा अपने प्रजाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, और न केवल अपनी प्रजाओं को बल्कि वो अपने अधिकारियों को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। जो शासन प्रणाली थी, फ्रांस की जो शासन थी, उसमें उसको प्रांतों में बांटा गया था। 2 तरह के प्रांत थे, एक था गवर्नमेंट प्रांत था, गवर्नमेंट, और दूसरा जो था वो था जनरलिटीज। 2 तरह के प्रांत थे जिनकी संख्या 40 और 36 थी। अगर हम गवर्नमेंट प्रांतों की बात करें तो यहां पर एक तरह से कह लीजिए कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट्स का बोलबाला था, और जनरलिटीज में तीसरे वर्ग के लोगों का एक तरह से अधिकता थी। तो
जो गवर्नमेंट जो प्रांत थे वहां पर शासन बिल्कुल मनमाने तरीके से चल रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भ्रष्ट शासन प्रणाली ने भी फ्रांसीसी क्रांति के को जन्म देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावे एक और जो रीजन है वो है दोषपूर्ण कर व्यवस्था। हालांकि ये जो टैक्सेशन सिस्टम है इसको हम लोग आर्थिक कारण में भी अगर हम रखते हैं तो चलता है, लेकिन यह दोषपूर्ण कर व्यवस्था हमें दिखाता है राजा के अयोग्यता को साबित करता है, या कह लीजिए कि यह एक राजनीतिक कारण के रूप में भी इसको हम रख सकते हैं। क्योंकि जब राजा असफल होता है या राजा जब एक तरह से असफल होता है तो क्या करता है, वो दूसरे तरीके से एक तरह से कहिए कि अपनी खामियों को छुपाने का प्रयास करता है। तो उसमें से एक हम देख रहे हैं दोषपूर्ण कर व्यवस्था भी था। तो दोषपूर्ण कर व्यवस्था क्या था? तो दोषपूर्ण यदि हम कर व्यवस्था की बात करें तो पूरा का पूरा जो फ्रांसीसी समाज था, उस फ्रांसीसी समाज की जो कुल आबादी थी वो लगभग 2.8 करोड़ की आबादी थी। यदि हम समस्त फ्रांसीसी आबादी की बात करें तो उसकी कुल आबादी 2.8 करोड़ की आबादी थी। इस 2.8 करोड़ की आबादी जो थी इसमें से मात्र जो है 1.5 लाख जो थे वो पादरी थे, और लगभग 4 लाख के आसपास अभिजात वर्ग के लोग थे। ये 4 लाख और ये 1.5 लाख, मात्र इतने लोगों के पास 60% जमीन और संपत्ति। इसके अलावा जो 90% जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे, जो तृतीय वर्ग के जो लोग थे, उनके पास महज 40% जमीनें थी और 40% संपत्ति के मालिक थे। और दुर्भाग्य यह था कि इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब सवाल था कि संख्या में बेशक ये बहुत कम थी, लेकिन 60% प्रॉपर्टीज इनके पास थी, और ये 60% प्रॉपर्टीज में कोई भी टैक्स वो नहीं देते थे, बल्कि उल्टा इन्हें टैक्स लेने का अधिकार था। अब समझ सकते हैं कि केवल और केवल पूरे फ्रांसीसी राज्य का समस्त जो है भार जो था वो तृतीय वर्ग के ऊपर था, और वह तृतीय वर्ग इस भार को सहन करने में जो है सक्षम नहीं थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि दोषपूर्ण जो कर व्यवस्था थी यह भी एक तरह से इसका एक प्रमुख कारण था। अच्छा, इसके अलावा यह जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, ये जो थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे, इसे न केवल सरकार को कर देना पड़ता था, सरकार को टाई कर देते थे, बल्कि ये सामंतों को सामंती दय भी देते थे, सामंती दय, और इसके अलावा चर्च को टाइद नामक टैक्स कर वो अदा करते थे। यदि हम कुल मिलाकर देखें तो तीसरे स्टेट्स की जो लोग थे वो सरकार, सामंतों और पादरियों को अपनी कुल कमाई का 85% हिस्सा जो था वो टैक्स में उसका चला जा रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि जो समाज 85% अपनी कमाई सरकार, सामंतों और पादरियों को दे दे, वो 15% में कितना संतुष्ट और राजा से कितना खुश रह सकता है। तो यह भी एक बड़ा रीजन था। अच्छा, तीसरा हमने अगला जो पॉइंट रखा वो अयोग्य उत्तराधिकारी रखा। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया आपको कि लुई 15वां की मृत्यु के बाद लुई 16वां 1774 में राजगद्दी पर बैठता है, और उस समय उसकी उम्र महज 20 साल होती है। 20 साल होती है, और उसे किसी भी प्रकार के राजनीतिक अनुभव या राजनीतिक शिक्षा भी उसको नहीं मिला होता है। उसने स्वयं एक बार कहा था कि हे भगवान, हमें इतने बड़े फ्रांस का शासक बना दिया, लेकिन हमें किसी प्रकार की राजनीतिक शिक्षा नहीं दी, हम इसका बोझ कैसे हम उठा पाएंगे। यानी कि उसने अपनी अयोग्यता को खुद से ही उसने एक तरह से लोगों के सामने दिखाया था कि हम एक अयोग्य शासक हैं। इसके अलावे उसकी जो पत्नी थी, रानी जो थी मेरी एंटोइनेट, उसका प्रभाव इतना ज्यादा था, इसका प्रभाव इतना ज्यादा था राजा के ऊपर कि उसके हर डिसीजंस में, उसके हर निर्णय में महारानी का प्रभाव होता था, या एक तरह से कहिए कि महारानी का उसमें एक तरह से पक्ष जरूर होता था। तो इसलिए अयोग्य उत्तराधिकारियों ने भी फ्रांसीसी क्रांति को के जन्म का एक तरह से कहिए कि उसके लिए उसका मार्ग प्रशस्त किया। अब हम आते हैं अपव्यय और विलासिता। तो अपव्यय और विलासिता की यदि हम बात करें तो यह बात सच है कि फ्रांस जो है एक पुरातन जो है राज व्यवस्था या कह लीजिए राजतंत्र वहां पर था, और उस समय जो है अपव्यय जो और विलासिता ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को या उसके आर्थिक ढांचे को लगभग चौपट कर दिया था। अगर अपव्यय और विलासिता, अपव्यय की बात करें तो इसको भी हम आर्थिक कारणों में रख सकते थे, लेकिन इसको भी हम इसलिए राजनीतिक कारण में रखे हैं क्योंकि विलासिता का संबंध सीधा सीधा मैरी एंटोइनेट यानी कि राजकुमारी से है, जो राजा की पत्नी है, और उनके निर्णयों ने, उनके मनमानेपन ने क्या किया, तो कहिए एक तरह से एक बहुत बड़ी रकम या कहिए कि उसके आय का एक बड़ा हिस्सा जो है उसने अपने ऊपर खर्च किया है।
तो इस तरह से राजनीतिक कारण के अंतर्गत भी हम इसलिए इसको रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपव्यय देखते हैं। अपव्यय का मतलब यह हुआ कि जरूरत से ज्यादा खर्च वो कर रहे थे। एक तरह से कहिए कि किसी भी राज्य या किसी भी देश का जो बजट बनता है वो उसके खर्च के हिसाब से जो मतलब आमदनी के हिसाब से उसके खर्चे तय किए जाते हैं। हमारी आमदनी कितनी हो रही है उसी हिसाब से खर्चा तय किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है। लेकिन फ्रांस में उस समय क्या हो रहा था, खर्चे के हिसाब से आमदनी को तय करने की बात होती थी, या कहिए कि खर्चे के हिसाब से आमदनी तय होती थी। और खर्चा भी ऐसे ऐसे चीजों पर हो रहा था, आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि सही बात है, यह खर्च नहीं है, यह बल्कि ये अपव्यय है। तो अपव्यय कहां से है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से हम कहें कि फ्रांस उस समय अपने अमेरिका के जो साझा शत्रु यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पुरानी दुश्मनी थी, और इंग्लैंड ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया था, और अमेरिका अपने 13 उपनिवेशों को आजाद करने के लिए इंग्लैंड के साथ संघर्ष कर रहे थे। तो इस संघर्ष में फ्रांस ने क्या किया, उसमें अब हस्तक्षेप किया, अमेरिका की तरफ से बुलाए लड़े। तो एक तो फ्रांस की स्थिति ऐसे ही दयनीय थी, फ्रांस की जो आर्थिक व्यवस्था थी या उसकी जो राजनीतिक जो दशा थी वो ऐसी ही चरमराई हुई थी। ऊपर से उसके जो निर्णय थे अमेरिका को आजाद कराने के लिए, जो युद्ध में वो 7 वर्षीय युद्ध में वो शामिल हो गए, उस युद्ध में शामिल होना भी कहीं ना कहीं वो आत्मघाती साबित हुआ। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस जो है पहले से ही 2 अरब लिब्रे का जो है कर्जदार था, 2 अरब लिब्रे उसके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था, और इस युद्ध ने अमेरिका के समर्थन में जो उस युद्ध में वो शामिल हुआ, तो उस युद्ध में उसे 10 अरब लिब्रे का और कर्जा उसके ऊपर चढ़ गया था। तो इस तरह से यह एक तरह से अपव्यय कहिए। इसके अलावे विलासिता यानी कि महारानी और राजा और रानी के निजी खर्चे की बात करें तो वह निजी खर्चे भी इतना ज्यादा था कि वह राज्य के राजस्व पर भारी पड़ रहा था। ऐसा माना जाता है कि केवल राजा और रानी जो है लगभग 1200 नौकर अपने लिए रखते थे। अपने शान और शौकत के लिए राजा और रानी के लिए केवल और केवल 1200 नौकर और दास उसके आगे पीछे रहते थे। इसके अलावा रानी ने ट्यूलेरिये के महल यानी कि एक तरह से कहिए कि जिस महल में रानी रहती थी उस महल में उसने वो तमाम सुख सुविधाओं को एक तरह से कहिए कि स्थापित करवाया था जो बाहर की दुनिया में होती है। जैसे उसमें उस महल के अंदर उसने जंगल बनवाए थे, पहाड़ बनवाए थे, झरना बनवाया था, नदियां बनवाई, मतलब कुल मिला के बाहरी दुनिया में जितनी विलासिता की चीजें हैं उन सारी चीजों को उसने अपने महल के अंदर स्थापित करवाए थे। और कहता है कि इसमें जो खर्चा आया था वो राज्य पर बहुत ज्यादा बोझ बन गया था, राज्य के लिए वो बहुत बड़ा बोझ था। तो इस तरह से अगर हम कहें कि अपव्यय और विलासिता के लिए यानी कि अपने अय्याशी के लिए, रानी ने अपने अय्याशी के लिए जो है राजकोष के पैसे पानी की तरफ बहाए, तो ये गलत नहीं होगा और यह बिल्कुल एक सटीक कारण है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण को रखा है, सामाजिक कारण। यदि हम तत्कालीन फ्रांस के समाज को देखें तो वह हिंदुस्तान की ही तरह वर्गों में बटा हुआ था। बेशक वो वर्णों में नहीं बटा हुआ था, वर्गों में बटा हुआ था, लेकिन वर्ण व्यवस्था से वो बहुत अलग भी नहीं था। और इस वर्ग व्यवस्था ने समाज में इतना ज्यादा असंतोष पैदा किया, समाज को उसने इतना ज्यादा तनावपूर्ण बनाया, इतना ज्यादा राजा के प्रति असंतुष्ट लोगों को कर दिया कि उन्होंने अंततः फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। देखते हैं कि आखिर सामाजिक कारण क्यों जिम्मेवार है। तो सबसे पहले हम इसको सामाजिक असमानता के रूप में हम देखते हैं। सामाजिक असमानता, यदि हम संपूर्ण फ्रांसीसी समाज को देखें तो सारा का सारा जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग के लोग आते थे, जिसकी आबादी मात्र 1.5 लाख मानी जाती है। दूसरे स्टेट्स की यदि हम बात करें, द्वितीय स्टेट की यदि हम बात करें तो इसमें कुलीन वर्ग जिसे हम अभिजात, सामंत, जमींदार कह सकते हैं, इसकी आबादी फ्रांस में 4 लाख के आसपास मानी जाती थी। और तीसरे वर्ग को, इसको तृतीय स्टेट, तृतीय स्टेट में निम्न वर्ग को रखा गया था।
निम्न वर्ग की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास थी या 2 करोड़ से अधिक थी। तो इस तरह से यदि हम देखें कि फ्रांस का जो सामाजिक ढांचा था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला जो वर्ग था, पहला जो स्टेट था, वो पादरी वर्गों का था। इस पादरी वर्ग में कौन थे? तो जो चर्च के मालिक थे, चर्च के मालिक थे, और यह अपने आप में स्वतंत्र इकाई थे। यानी कि कई मामले में तो, कुछ मामले में तो राजा भी इसको हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इसके पास बेहिसाब जमीनें थी जो चर्च को दान के रूप में मिला हुआ था। इसके अलावा इसके पास जो जमीनें थी, उन जमीनों से बहुत ज्यादा इसे राजस्व भी मिलता था, जिसके कारण जो है पादरियों के बड़े बड़े आलीशान महल हुआ करते थे, जमीन के टुकड़े थे, जमीन का बड़ा हिस्सा इनके आधिपत्य में हुआ करता था। तो इस तरह से ये एक धनी वर्ग था। दूसरे स्टेट की यदि हम बात करें तो इसमें कुलीन वर्ग आता है, या सामंत जमींदार कह सकते हैं इसको। इसकी आबादी 4 लाख थी, और यह जो थे इसके पास भी एक तरह से कहिए कि भूमि का एक बड़ा बड़ा टुकड़ा था, या जमीन का बड़ा हिस्सा इसके अधीन था। और यह भी अभिजात की श्रेणी में थे, यह भी संपत्ति वाले लोग थे। और तीसरे स्टेट में जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, इसमें कौन आते थे? तो कृषक आते थे, व्यापारी आते थे, दास आते थे, दास गुलाम कहिए, और एक तरह से कहिए कि शिक्षित वर्ग भी इसी में आते थे। शिक्षित वर्ग भी इसी की श्रेणी में आता था। व्यापारी, बड़ा छोटा व्यापारी सभी थे। और इस जो सामाजिक जो असमानता थी, केवल ये असमानता दिखने भर के लिए नहीं थी, बल्कि इस असमानता के पीछे एक बिल्कुल ऐसे कुछ नियम बने हुए थे जिन्होंने तृतीय स्टेट के लोगों को इतना ज्यादा नाराज कर दिया था, इतना ज्यादा असंतुष्ट किया था कि इसने फ्रांसीसी क्रांति के लिए आह्वान कर डाला। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, जिनके पास जो है 60% जमीन और संपत्ति के ये मालिक थे, 60% जमीन और संपत्ति के ये मालिक थे, और इतना होने के बाद भी ये सरकार को टैक्स नहीं देते थे। आप समझ सकते हैं कि इनके पास 60% जमीनें और संपत्ति थी, और ये सरकार को टैक्स नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमने जो राजनीतिक कारण में इस टैक्सेशन सिस्टम को रखा था, इसके पीछे वजह ये थी कि ये राजनीतिक अदूरदर्शिता थी। राजा को इस बात का एहसास ही कभी नहीं हुआ कि इस पादरी और कुलीन वर्ग से हम टैक्स नहीं लेंगे तो हम कितने बड़े आर्थिक संकट की तरफ जाएंगे, या हमारा फ्रांस जो है कितना बड़ा आर्थिक संकट झेल पाएगा। तो यह राजनीतिक और दूरदर्शिता ही थी, इसीलिए हमने उसको राजनीतिक कारण में रखा हुआ था। इन्हें टैक्स देना नहीं पड़ता था। सारा का सारा जो टैक्स का जो बोझ था वो 40% संपत्ति वाले, 90% तृतीय स्टेट के वर्ग के लोगों के पास। अब प्रश्न ये उठता है कि 40% जो संपत्ति तीसरे वर्ग के लोगों के पास थी, यही पूरे फ्रांस का बोझ उठा रहे थे। इसमें कृषक थे, दास कृषक थे, गुलाम थे, दास थे, व्यापारी थे, यानी कि छोटे मोटे व्यापारी, पढ़े लिखे लोग, वकील, शिक्षक, सब इसी श्रेणी में आते थे। तो इस तरह से सामाजिक जो असमानता थी, इस सामाजिक असमानता ने समाज में विद्वेष फैलाया, समाज में एक तरह से कहिए राजा के प्रति असंतोष फैलाया, और इस तीसरे वर्ग के शिक्षित लोगों ने क्या किया? तो शिक्षित वर्ग के लोगों ने क्रांति के लिए एक तरह से कहिए कि एक नींव तैयार कर दी। फ्रांस में क्रांति की नींव तीसरे वर्ग के शिक्षित वर्ग लोगों ने ही तैयार करी थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाज में असमानता फैली हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम अब चलते हैं आर्थिक कारणों में। तो आर्थिक कारणों की यदि हम बात करें तो आर्थिक कारण में फिर हमें कहीं ना कहीं उसी जगह जाना पड़ेगा, दोषपूर्ण कर व्यवस्था। एक तो टैक्स जो था वो 85% तक लगाया हुआ था। हमने पहले ही बताया कि 85% टैक्स जो है आम आदमी, तृतीय स्टेट्स के लोग भर रहे थे, सरकार को दे रहे थे। इसके बावजूद वो उस टैक्स के कमी को जो है पूरा एक तरह से उस टैक्स से जो है अपने सरकार के, राज्य के खर्चे को नहीं चला पा रहे थे। और दूसरी तरफ उसने अपने जो एक तरह से कहिए कि दुलरवा जो था, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों से वो टैक्स नहीं लेते थे। अगर वो इस 2 वर्ग के लोगों से टैक्स लेते, जैसा कि क्रांति के उपरांत या क्रांति के दौरान जो है इन 2 वर्गों से जब टैक्स वसूला गया तो 20 अरब लिब्रे जमा हो गया था। आप समझ सकते हैं कि क्रांति के दौरान 12 अरब लिब्रे का कर्ज था फ्रांस पर, जबकि जो संपत्ति जमा हुई थी, जो टैक्स जमा हुआ था, वो 20 अरब लिब्रे जमा हो गया। यदि राजा समय रहते अगर इस टैक्सेशन सिस्टम पर वो ध्यान देते, अगर इस कर प्रणाली में या इस कर व्यवस्था पर वो संशोधन करने का प्रयास करते, तो निश्चित रूप से फ्रांसीसी क्रांति को रोका जा सकता था। लेकिन राजा ऐसा करने में असमर्थ था, और इसके पीछे दोषपूर्ण कर व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है।
अगर हम दूसरे आगे बढ़े तो बेकारी एवं बेरोजगारी, निश्चित रूप से 18वीं शताब्दी में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी इंग्लैंड से चलकर वो फ्रांस की तरफ बढ़ गया था। फ्रांस की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ था और जब आबादी बढ़ी तो उसे रोजगार चाहिए था। रोजगार जो है वो सृजित नहीं हो रहे थे, रोजगार नहीं मिल पा रहे थे, जिसके कारण लोगों का गुस्सा राजा के प्रति दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। और दूसरी तरफ जो है महंगाई भी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, लोगों को ब्रेड तक नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में बढ़ती हुई महंगाई ने, बेरोजगारी और बेकारी ने और दोषपूर्ण कर व्यवस्था ने क्या किया, फ्रांसीसी क्रांति को का रास्ता जो है उसने तैयार किया, उसका मार्ग प्रशस्त किया। अच्छा, इसी में हम इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि न केवल वो कर व्यवस्था में पिछड़ गए थे या टैक्सेशन सिस्टम को दुरुस्त वो नहीं कर पाए, बल्कि अपव्ययता या कह लीजिए कि विलासिता में उन्होंने जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया था। कोई जरूरी नहीं था उसको अमेरिका का साथ देना, जहां उसने 10 अरब लिबरे का अपने ऊपर टैक्स ऊपर कर्जा चढ़ा लिया था। उसे जरूरी था ही नहीं कि वो अमेरिका की लड़ाई में वो साथ दे। पहले अपने पैर को मजबूत कीजिए, पहले अपने को मजबूत कीजिए, फिर दूसरे का सहयोग कीजिए। लेकिन उसने अपने हालात पर उसे चिंता नहीं थी, बल्कि उसे अपने दुश्मन के का पतन देखना चाह रहे थे। तो कहने एक कहावत है ना कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप खुद उस गड्ढे में जाओगे। वही कहानी हुई फ्रांस के साथ। वो उसने अपना सारा एनर्जी और जो टैक्स का पैसा राजस्व उसने उस युद्ध में लगाया, जो कि बिल्कुल अनावश्यक था और जिसके चलते जो है इसे 10 अरब लिबरे का एक तरह से अतिरिक्त बोझ इस पर पड़ गया। और यही अतिरिक्त बोझ जो 10 अरब लिबरे का टैक्स बढ़ा था, जो कर्ज दे रहे थे सरकार को, उसने सरकार से यह मांग कर दी, राजा से यह मांग कर दी कि हमें अब जो है ज्यादा ब्याज चाहिए। हम इतने ब्याज में, जिस ब्याज में वो कर्जा दे रहे थे वो नहीं दे पाएंगे, उसे ब्याज ज्यादा चाहिए, तभी वो सरकार को कर्जा देंगे। तो ऐसे में सरकार जो है, कहिए कि लुई 16वां जो था, ऐसे ही वो परेशान थे। इस कर्ज का जब बोझ उसके ऊपर चढ़ा तो वो ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने आनन फानन में अपनी सभा बुलाई, सभा में उन्होंने नए करों के प्रस्ताव लाए और ऐसा कहा जाता है कि कर बढ़ाना या कोई ऐसे निर्णय लेना यह राजा एक तरह से अपने से नहीं कर सकता था। इसके लिए एक संस्था थी, स्टेट जनरल, जिसका हम जिक्र आगे करेंगे। इस सभा को बुलाना था जो कि एक तरह से कहिए टैक्स के वृद्धि को पास कर सकते थे या टैक्स को बढ़ाने घटाने की क्षमता उन्हीं के पास थी। अब हम लोग चलते हैं अगले कारण की तरफ, जो कि है बौद्धिक कारण। निश्चित रूप से राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण फ्रांसीसी क्रांति के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन बौद्धिक कारण ने इन सारे कारणों में एक तरह से कहिए कि कहते हैं आग में घी डालने का काम किया। बौद्धिक कारण आपको मैंने पहले ही बताया कि जो तीसरा स्टेट था, जो तृतीय स्टेट था, इसमें शिक्षित पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित वर्ग के लोग थे, जो शिक्षक थे, वकील थे, जज थे। इन लोगों को ऐसा लगने लगा था, या कह लीजिए कि वो अपने अधिकारों के बारे में सचेत हो रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आखिर हम इस फ्रांस का बोझ खुद क्यों ढोएं, या हम हमारे माथे पर अकेले क्यों आए, पहला स्टेट और दूसरा स्टेट पर क्यों ना कर्ज का बोझ या कह लीजिए कि टैक्स उस पर क्यों ना लगाया जाए। तो इन लोगों में जागरूकता आने लगी, और जागरूकता आने के पीछे का जो रीजन था वो था दार्शनिकों का प्रभाव। अगर हम 18वीं शताब्दी में देखें तो फ्रांस में एक से बढ़कर एक दार्शनिक हुए, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, जिसने अपने किताबों के माध्यम से पूरे फ्रांस में बौद्धिक जागरण लाया, और उस जागृति ने फ्रांस की जनता को शासक के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। अंततोगत्वा 14 जुलाई 1789 में बास्तिल के किला को तोड़ने के साथ ही एक तरह से कहिए क्रांति की शुरुआत होती है। तो अब देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो है दार्शनिक हुए जिन्होंने अपने विचारों और किताबों के माध्यम से जो है फ्रांस की जनता को प्रोत्साहित किया क्रांति के प्रति। उसमें से एक नंबर में आता है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू को बौद्धिक जागरण का जनक भी कहा जाता है, इसीलिए हमने इसका नाम एक नंबर में लिखा। बौद्धिक जागरण का जनक, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बौद्धिक जागरण का जनक किसे कहते हैं, तो इसमें मॉन्टेस्क्यू का नाम आएगा। इसकी दो किताबें, एक किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा, और दूसरा एक है पर्शियन लेटर्स। हालांकि पर्शियन लेटर्स में उसने अपना नाम नहीं दिया था लेखक के रूप में, लेकिन बाद में लोगों को बहुत जल्दी पता चल गया कि पर्शियन लेटर्स भी उसी की किताब है। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में उसने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को पृथक करने की मांग रखी, यानी कि वो
एक तरह से कहिए कि विकेंद्रीकरण चाहते थे और उनको इस बात का एहसास था कि यदि ताकत का विकेंद्रीकरण हो जाए तो निरंकुशता खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं द स्पिरिट ऑफ लॉज में उसने विकेंद्रीकरण का के नियम का प्रतिपादन किया और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग संस्थाओं के स्थापना पर इसने जोर दिया था। इसके अलावा पर्शियन लेटर्स में उसने दो ईरानी मित्रों के बीच जो है पत्रों के जो है संवाद से, पत्रों के माध्यम से जो संवाद हुआ था उसके बारे में अपनी पुस्तक में उसने लिखा है और उसमें उसने बताया कि किस प्रकार फ्रांस की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो दुर्दशा है उस दुर्दशा के बारे में एक तरह से चित्रण उसमें किया गया था। दो ईरानी मित्रों के बीच के संवाद है ये, तो इसको भी मोंटेस्क्यू ने लिखा और इस पुस्तक ने भी फ्रांस में काफी लोकप्रियता हासिल की और इसने भी फ्रांस की जनता में यह जागरूकता लाई कि हाँ, हमें इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर हम दार्शनिकों में दूसरे नंबर की बात करें तो रूसो का नाम आता है। आप लोगों ने रूसो के बारे में पहले सुन रखा होगा। रूसो जो कि एक महान दार्शनिक थे और उनकी जो किताब है, एक्चुअल में इसमें कई सारी किताबें लिखी जिनमें से सोशल कॉन्ट्रैक्ट सबसे चर्चित किताब है, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी किताब में उसने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन आजीवन उपबेड़ियों से जकड़ा होता है, यानी कि उसने स्वतंत्रता और समानता, इस पर उसने बहुत ज्यादा फोकस किया था। उसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के नियमों या सिद्धांतों का प्रतिपादन कर उसने फ्रांस में एक ऐसी ऊर्जा का एक तरह से कहिए कि प्रसार किया जिसने लोगों को एक तरह से क्रांति के प्रति खड़ा होने के लिए तैयार कर दिया। इसके अलावा इसकी एक किताब है एमिल और दूसरा डिस्कोर्सेस। कहता है कि कुल मिलाकर इनकी किताबों ने फ्रांस की जनता को क्रांति के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके अलावे दिद्रो हो गया, रेनाल हो गया, क्वेश्ने हो गया, ये सारे बौद्धिक एक तरह से कहिए कि विषय दार्शनिक जो थे या विचारक जो थे, इन्होंने भी अपने विचारों के माध्यम से फ्रांस की जनता में एक तरह से बौद्धिक जागरण लाया और उस बौद्धिक जागरण ने फ्रांस में एक विशाल क्रांति को जन्म दिया जो जिसे हम लोग फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके तात्कालिक कारण की तरफ। तात्कालिक कारण में हमने दो बिंदुओं पर फोकस किया है। ऐसा माना जाता है कि जब फ्रांस पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया, पहले से ही वो 2 अरब लिब्रे के का कर्ज उस पर चढ़ा हुआ था और अमेरिका, फ्रांस और अमेरिका का जो साझा दुश्मन था, ब्रिटेन से लड़ने के लिए उसने और 10 अरब लिब्रे कर्ज ले लिए। यहां पर जो लिब्रे है ये फ्रांस की करेंसी है जिसको 1794 में बंद कर दिया गया था। 1794 में यह करेंसी बंद हो गई थी। तो 10 अरब लिब्रे का कर्ज और चढ़ गया। कुल मिलाकर जो कर्ज था वो था 12 अरब लिब्रे का कर्ज फ्रांस पर चढ़ गया। इस कर्ज, एक तो कर्ज था, ऊपर से जो कर्जदाता थे उन्होंने शासक से यह मांग किया, राजा लुई 16वां से यह मांग की कि वो अब ब्याज जो है वो ज्यादा वसूलेंगे, नए करों पर नए कर्ज पर वो ब्याज ज्यादा लेंगे। तो इस कर्ज की भरपाई के लिए और अपने राज्य के खर्चे को चलाने के लिए उनको अधिक से अधिक पैसों की जरूरत थी, अधिक से अधिक राजस्व की जरूरत थी और ये राजस्व के प्राप्त होने का या राजस्व का जो इकलौता स्रोत था वो क्या था? टैक्स था, कर व्यवस्था। और जैसा कि हमने पहले ही बताया, टैक्स देने वाले जो लोग थे वो केवल और केवल तृतीय स्टेट के लोग थे। अब सवाल था कि उसे उसके मंत्रियों ने सलाह दी, पहले भी उसको सलाह दिया गया था कि अगर राजकीय खर्चे को नियंत्रित करना है और उस खर्चे को उठाना है या कह लीजिए कि राजस्व इकट्ठा करना है तो उसके लिए हमें प्रथम और द्वितीय स्टेट्स से भी टैक्स लेने की शुरुआत करनी होगी और उससे भी हमें कर लेना होगा। लेकिन ना तो राजा ने कभी इस पर अपनी सहमति जताई और ना ही प्रथम और द्वितीय स्टेट्स वाले लोग इस पर कभी सहमत हुए। तो ऐसे में जब दबाव बढ़ने लगा तो शासक लुई 16वां के ऊपर यह मजबूरी बन गई कि वह टैक्स को दोबारा से निर्धारित करे, यानी कि टैक्स पुनः बढ़ाए। लेकिन समस्या क्या थी कि टैक्स बढ़ाने का जो अधिकार था वो राजा के पास नहीं था। उसके टैक्स बढ़ाने के लिए एक सभा थी, स्टेट जनरल की एक सभा थी जिस सभा में ही टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता था। और दुर्भाग्य यह था कि यह जो सभा थी केवल नाम की सभा थी, क्योंकि यह राजा की मर्जी से, राजा की इच्छा पर ही उस सभा की बैठक बुलाई जाती थी। और इससे पूर्व 5 मई 1789 ईस्वी को उसने स्टेट
जनरल की बैठक बुलाने का आह्वान किया, उन्हें बैठक बुलाई, और इससे पहले जो इसकी बैठक हुई थी वह 1614 ईस्वी में बुलाया गया था। आप समझ सकते हैं कि लगभग 175 वर्ष पूर्व, 175 वर्ष पूर्व इस स्टेट जनरल की बैठक, यानी कि इस स्टेट जनरल के जो सदस्य थे उन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि कौन इसमें बैठेगा और कौन इस पर नहीं, इसका शामिल, इसमें कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा। 175 वर्ष पहले इसकी बैठक हुई थी। अब चूंकि यहां जरूरत आन पड़ी थी, टैक्स को बढ़ाना था, कर को बढ़ाना था, तो 5 मई 1789 को उसने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। इस स्टेट जनरल का जो नियम था उसमें था कि इस सभा में सदस्य कौन होंगे, तो प्रथम स्टेट वाले इसके सदस्य होंगे, प्रथम स्टेट वाले 300 की संख्या में बैठेंगे, 300 की संख्या में शामिल होंगे। द्वितीय स्टेट वाले या भी 300 की संख्या में होंगे, और तृतीय स्टेट वाले यह 600 की संख्या में होंगे। देखने से बिल्कुल कितना बढ़िया संवैधानिक लग रहा है कि तृतीय स्टेट्स की आबादी अधिक थी तो उसको अधिक संख्या में रखा गया है, प्रथम और द्वितीय स्टेट्स की आबादी कम थी तो इसकी संख्या कम है। लेकिन इसके अंदर में जो था 300 सदस्य बेशक यह शामिल होते थे, लेकिन वोट देने का अधिकार कितना था, 1 वोट वो दे सकते थे। यहां जो द्वितीय स्टेट वाले हैं यह भी कितना वोट डालते थे, 1 वोट डालते थे, और तृतीय स्टेट वाले को भी वोट डालने का अधिकार कितना था, 1 वोट डालने का अधिकार था। अब आप खुद इस बात को देखकर समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कानून पास होने के लिए 2-1 यानी कि बहुमत का होना जरूरी था। तो अगर टैक्सेशन की बात हम करें, अगर कर व्यवस्था की बात करें, तो उस कर व्यवस्था को यदि बढ़ाया जाए या कहा जाए कि प्रथम और द्वितीय स्टेट्स वाले को भी कर देना पड़ेगा, तो कभी भी ये प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले इस बात के लिए सहमत होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, और वो हमेशा 2-1 से जीत जाएंगे अगर कभी बात होगी। और इस बार भी यही होना था। बेशक सभा बुलाई गई थी और राजा के भी मन में हो सकता है यह बात रही हो कि हम क्या करेंगे, तो सबसे यह टैक्स ले लेंगे, लेकिन इस सभा में इन लोगों को यह पता था कि हमारे वोट के बगैर ये टैक्स पास नहीं हो सकता है, और अंततः हम लोग क्या करेंगे, तृतीय स्टेट्स के ऊपर पुनः जो है टैक्स का सारा बोझ डाल देंगे। जबकि दूसरी तरफ ये तृतीय स्टेट वाले लोग थे, इस बार वे अपनी पूरी तैयारी के साथ इस सभा में शामिल होने के लिए गए थे। न केवल वे 600 की संख्या में गए थे, बल्कि अपने साथ 40,000 पत्र भी लेके गए थे, जो कि आम लोगों के थे, और आम लोगों के एक तरह से कहिए वो प्रतिनिधि के रूप में गए, और ये पूरी तैयारी में गए थे। अच्छा, और क्या क्या वो समानताएं थी? समानताएं थी कि ये जो 300 लोग, इधर से 300 कुर्सियां लगी होंगी, यहाँ मेज होगा, इधर से 300 कुर्सियां लगी होंगी, प्रथम स्टेट वाले यहाँ बैठेंगे, द्वितीय स्टेट वाले यहाँ बैठेंगे, और जो तृतीय स्टेट वाले जो लोग होंगे वो इसके पीछे खड़े होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इनको यहां तक कि बैठने का अधिकार वहां नहीं था। और देखा जाए, यदि आप बौद्धिक रूप से देखें और शिक्षित लोगों को यदि ढूंढें, तो वो तीसरे वर्ग में ही सारे शिक्षित लोग थे। शिक्षक, वकील, न्यायालय, न्यायाधीश सारे थर्ड स्टेट्स में ही थे। तो ये लोग जो जिनको बैठने का अधिकार नहीं था, और वो जो है सबसे शिक्षित लोग थे, वो कभी बर्दाश्त कर सकते थे जो हम जो है वहां खड़े रहेंगे और केवल 1 वोट देंगे। तो यह भी अपनी पूरी तैयारी के साथ गए थे कि इस बार जो है आर या पार की लड़ाई लड़नी है। जब ये 5 मई 1789 को सभा में बैठे, जब उस सभा में सदन में जब बैठे और कार्रवाई शुरू हुई, तो सबसे पहले यही डिमांड रखा गया कि पहले तो कुर्सियां लगाई जाए, हम सभी ताकि बैठ पाए, और फिर दूसरा जो डिमांड था वो था 1 व्यक्ति 1 वोट। दूसरा ही डिमांड उसने रख दिया कि भाई हम 600 लोग हैं, 600 वोट डालेंगे, आप लोग 1 व्यक्ति 1 वोट डालिए, क्योंकि 300 लोग मिलाकर 1 वोट, इनको लगा रहा था कि अगर एक स्टेट 1 वोट डालेगा तो हम हार जाएंगे, तीसरे स्टेट को लग रहा था। तो इस तरह से उसने डिमांड किया कि नहीं, हम सभी 1 व्यक्ति 1 वोट डालेंगे, यानी कि कुल 1200 वोट डलेगा, और इसमें से जो है जो भी बहुमत से पास होगा इसको सभी मानेंगे। अब इस तरह से वहां पर बगावतें शुरू हो गई। जब बगावतें शुरू हो गई तो प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट वालों ने इसका बहिष्कार कर दिया। एक तरफ स्टेट जनरल की जो कार्यवाही थी वो धीरे धीरे बेपटरी होने लगी, यह जो है यहाँ का माहौल बिगड़ रहा था। दूसरी तरफ सर्दियों के कारण बर्बाद हुए फसलों के बाद जो है महंगाई बढ़ गई थी, दुकान में पावरोटियों की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और इसके बावजूद उन्हें पावरोटी और ब्रेड नहीं मिल पा रहा था। तो उधर भी ग्रामीण समाज में और महिलाओं में बहुत असंतोष की भावना बढ़ रही थी। तो इसी जो है घटनाक्रम में क्या हुआ, तो 14 जुलाई को जो है बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया गया था। तो यही वो तत्कालिक कारण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट वालों ने जो है बगावत कर दिया कि नहीं, हम 1 स्टेट 1 वोट डालेंगे, और तृतीय स्टेट वालों ने इस बात पर ही वो अड़े रहे कि हम 600 वोटर हैं या 600 सदस्य हैं, 600 वोट डालेंगे। ऐसे में एक और क्या था कि नेता एक
आबे सी, कहीं कहीं पर आबे सीज लिखा जाता है, और एक है मिराब्यो। मिराबियो, मिराबियो तो सामंत परिवार से ही थे, जिन्होंने नेतृत्व किया था तृतीय स्टेट्स का। तो जब ये लोग नहीं माने तो तृतीय स्टेट वालों ने क्या किया, इस सदन का बहिष्कार कर दिया, वे वहां से निकल गए, और उन्होंने अपने आप को एक तरह से कहिए कि पूरे फ्रांस के प्रतिनिधि के रूप में लोगों को दिखाया कि हम ही फ्रांस के जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं। शासक को भी या राजा लुई 16वां को भी इस बात का एहसास हुआ कि शायद जो है तृतीय स्टेट्स की जो डिमांड है, इस डिमांड्स को हमें मान लेना चाहिए। 20 जून को, इसके बाद जो है 20 जून 1789 को लुई 16वां ने पुनः जो है बैठक बुलाया, सदन की कार्रवाई को फिर से शुरू किया गया, और जब कहा गया कि तीनों ही जो स्टेट वाले हैं वो अपने अपने सभा में, अपने अपने सदन में जाएंगे, बैठेंगे और वो निर्णय लेंगे, तो ये लोग जो है शासक, उसके बाद वो शासक जो है उस सदन से बाहर निकल गए। प्रथम स्टेट वाले ने और द्वितीय स्टेट्स वाले ने भी क्या किया, वहां से वो बाहर चले गए। तृतीय स्टेट्स वाले वहां पर डटे रहे, उन्होंने उस सदन को खाली नहीं किया। उनको कहा गया था कि वो अपने अपने भवन में जाएंगे और विचार विमर्श करेंगे, लेकिन ये वहीं पर डटे रहे। शासक निकल गया, पहला स्टेट और दूसरा स्टेट्स के जो सदस्य थे वह भी वहां से निकल गए। जब वहां के रक्षकों ने तृतीय स्टेट्स वालों को कहा कि आप भी इस सदन को खाली कीजिए, तो इन्होंने वहां पर क्या किया, एक तरह से बगावत कर डाली, और उसने कहा कि अब हम यहां से कैसे निकलेंगे, तो तलवार के नोक पर ही निकलेंगे, यानी कि अब हम नहीं निकलेंगे। तो यही से कह लीजिए कि बगावत की शुरुआत हो गई थी राजनीतिक दृष्टिकोण से। अब होता क्या है कि 20 जून को उसमें पुनः ताला बंद कर दिया जाता है, इन लोगों को निकाल के ताला बंद कर दिया जाता है। ऐसे में ये लोग वहां के बाहर एक टेनिस कोर्ट का मैदान था, ये सभी जो तृतीय स्टेट्स के लोग थे वो इस टेनिस कोर्ट में जाकर जमा हो जाते हैं, और 4 अगस्त 1789 को घोषणाओं की बौछार होती है। उन सभी घोषणाओं में जन्मनाधिकार को खत्म करने की बात होती है, विशेषाधिकारों को समाप्त करने की बात होती है। इसके अलावे फ्रांस के लिए एक संविधान निर्माण की बात होती है, जो सबसे बड़ी एक तरह से घटना हम इसको कह सकते हैं। उस रात जो है फ्रांस के लिए एक संविधान के निर्माण की प्रतिज्ञा ली जाती है, और यह कहा जाता है कि जब तक हम फ्रांस के लिए एक संविधान का निर्माण नहीं करते हैं, तब तक हम इस सभा को हम लोग जो है भंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से, अच्छा, इसके अलावे उस रात जो घटनाएं, रात भर घटनाएं जो है वहां पर घोषणाओं का दौर चला और विचार विमर्श होते रहे। वहीं पर क्या हुआ, तो विशेष वर्ग के लोगों, जो पहला प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोग, विशेषाधिकार वर्ग के जो लोग थे, उन लोगों के भी जो है टैक्सेशन सिस्टम उन लोगों पर भी लागू किया गया, और उसके पास जो अतिरिक्त राशि थी उससे वसूल किए गए। और कहता है 20 अरब लिब्रे, कुछ ही समय में 20 अरब लिब्रे की जो है जमा हो गया, 20 अरब लिब्रे टैक्स के रूप में आ गया। तो यह जो 4 अगस्त 1789 की रात थी, इस रात में ही जो है संविधान निर्माण का, और इस तरह से वो जो तृतीय स्टेट वाले थे, इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, नेशनल असेंबली। और फिर लगातार 2 वर्षों तक के निरंतर प्रयास के बाद जो है फ्रांस का संविधान बना के तैयार किया। संविधान बनकर तैयार होता है 1791 ईस्वी में। तो फ्रांस का संविधान 1791 में बनकर तैयार हो जाता है। 1791 में फ्रांस का संविधान जब तैयार होता है, तो फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र के रूप में, संवैधानिक राजतंत्र में परिणत हो जाता है। यानी कि शासक की जो शक्तियां थी, जो निरंकुश ताकत था, उसको खत्म कर दिया जाता है, और राजा भी अब एक संविधान के तहत ही काम करेंगे। नियम बनाने का अधिकार जो है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो एक कार्यपालिका का गठन कर लिया गया। इस कार्यपालिका के गठन के लिए जो नियम बनाए गए थे, उसमें था कि जो सक्रिय नागरिक होंगे, सक्रिय नागरिक यानी कि 25 वर्ष से ऊपर के वे सभी पुरुष, जो कम से कम 3 दिन का जो आय है, 3 दिन के आय के बराबर वो टैक्स देते हो, ऐसे लोगों को ही सक्रिय नागरिक के श्रेणी में रखा गया था। इस सक्रिय नागरिकों के द्वारा जो है 40,000 लोगों का चयन होता था। फिर वे 40,000 लोग 750 लोगों का चुनाव करते थे, जो ज्यादा टैक्स देने वाले थे, और वो 750 लोग ही जो है कार्यपालिका के सदस्य होते थे। तो 1791 में फ्रांस का संविधान
बनकर तैयार होता है। इसको बनने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है। फ्रांस के संविधान के द्वारा राजा के निरंकुश और इसके लिए एक कार्यपालिका का गठन किया जाता है। अगर हम कार्यपालिका के गठन को थोड़ा सा समझ लें तो आपको यह समझना होगा कि कार्यपालिका में वोट देने का अधिकार, सबसे पहले तो 2.8 करोड़ की आबादी में वोट कौन देंगे, तो वोट देने का अधिकार केवल और केवल सक्रिय नागरिक को था। और ये सक्रिय नागरिक कौन थे, तो सक्रिय नागरिक वे थे जो 25 वर्ष से ऊपर थे और 3 दिन की जो उसकी आय थी वो टैक्स के रूप में देते थे। और यदि हम बात करें इसकी आबादी की, तो इसकी आबादी जो थी वो 40 लाख, 40 लाख, यानी कि 2.5 करोड़ लोगों में 40 लाख लोग वोट दे सकते थे। यह वोट देकर एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करते थे, निर्वाचक मंडल का चुनाव करते थे जिसकी संख्या 50,000। इस निर्वाचक मंडल के द्वारा कार्यपालिका विधायिका का गठन करना होता था जिसकी संख्या 745 होती है। कुल मिलाकर यही 745 जो विधायिका में आते थे यही कार्यपालिका का भी काम करते थे, यानी कि नियम कानून बनाने का अधिकार इन्हीं के पास होता है। और इस तरह से फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ जाती है। आपने शुरू से देखा कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है, उनका जो उद्देश्य होता है, राजा के प्रति जो गुस्सा होता है, अंततः क्या होता है, फ्रांस में संविधान का निर्माण होता है, एक कार्यपालिका विधायिका का गठन होता है और राजा के शक्तियों को नियंत्रित कर दिया जाता है। और फ्रांस में मूल रूप से कह लीजिए कि कुल मिलाकर संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ जाती है। अब इसके बाद में कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिन्होंने संवैधानिक राजतंत्र को पूरी तरह से गणतंत्र की दिशा में वो लेकर चले। गणतंत्र, फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र से वो एक संवैधानिक गणतंत्र की दिशा में बढ़ते हैं। और इसको थोड़ा संक्षेप में समझते हैं कि वस्तुतः शासक की मर्जी, इस कार्यपालिका विधायिका में राजा की सहमति थी, इसके बावजूद वो जो थे उसने अपने पड़ोसी जो है राज्यों से वो जो है मदद की अपेक्षा कर रहे थे कि पुनः यहाँ किसी तरह से इस कार्यपालिका को भंग करके हम राजतंत्र को पुनः निरंकुश राजतंत्र को वापस ले आएंगे। और इस षड्यंत्र को समय रहते जो है एक तरह से कह लीजिए कि जो कार्यपालिका के लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने उसको समझ लिया और राजा को कैद कर लिया। इसमें से जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब जो है ये सेंट जैकोब के नाम पर जैकोबिन क्लब रखा गया, जहां पर सेंट जैकोब में जाके सभी लोग बैठते थे, डिस्कस करते थे और वहीं से इसका नाम जैकोबिन क्लब बना। इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था, इसका जो नेतृत्व करता था वो था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, तो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर इसके नेता थे। वो न केवल राजा से खफा थे बल्कि यह इस संवैधानिक राजतंत्र और इस संविधान के त्रुटियों से भी नाराज थे, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता था कि केवल और केवल इस 40 लाख लोगों को ही अधिकार मिले हैं। अब सवाल था, इतनी बड़ी क्रांति होती है, 2.8 करोड़ लोग इसमें शामिल होते हैं, महिलाएं इसमें शामिल होती है, लेकिन वोट देने का अधिकार अभी कितने लोगों को है, मात्र 40 लाख लोगों को है जो सक्रिय नागरिक हैं। तो इसलिए जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने, जिसने नेतृत्व किया, जिसका नेता मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था, उन्होंने आने वाले दिनों में फिर से आंदोलन किया और जो वोट देने का जो अधिकार था वो 25 वर्ष से अधिक और 3 दिन का टैक्स देने वाले लोगों को हटाकर 21 वर्ष से अधिक सभी पुरुषों के लिए अनिवार्य कर दिया। सभी पुरुषों के लिए उसने अनिवार्य कर दिया वोट देने का अधिकार। इसी बीच राजा की हरकतों को या उसको देखते हुए उसे क्या क्या उसको देखा कि वह षड्यंत्र रच रहा था, तो ऐसे में उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है 21 सितंबर 1792 में और 21 जनवरी 1793 में उसे फांसी दे दी जाती है। और कुछ दिनों के अंदर अंदर उसकी रानी मेरी एंटोइनेट के साथ भी यही हश्र होता है, गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दे दी जाती है। और यह जो 21 सितंबर 1792 है, जब राजा को गिरफ्तार किया जाता है, लुई 16वां को जब गिरफ्तार किया जाता है, तो इसी तिथि को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती है। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की फ्रांस एक गणतंत्र बनता है।
तो यह फ्रांस के इतिहास के लिए एक तरह से कह लीजिए कि एक अद्भुत घटना थी, आधुनिक विश्व इतिहास की एक तरह से कहिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जहां पर फ्रांस जो है गणतंत्र की तरफ वो बढ़ चलता है, राजा को फांसी दे दी जाती है और फ्रांस एक गणतंत्र के रूप में तब्दील हो जाता है। तो यह था हमारा फ्रांसीसी क्रांति। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।